नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, आपके स्क्रीन पे ये शो कर रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे इस समय क्लास 12th में हैं, यानी कि कक्षा 12वीं में हैं, और चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या एमपी बोर्ड के हों या किसी भी बोर्ड के हों, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सभी बोर्ड्स में एनसीईआरटी के लेवल का सिलेबस जो है एप्लीकेबल है, सभी में सेम सिलेबस है। ठीक, तो जिन बच्चों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री से डर लगता है, तो उन बच्चों के लिए ये चैनल, उस चैनल पे बनाई गई है जो प्ले लिस्ट आपको दिख रही है, ठीक है, ये प्ले लिस्ट बड़े काम की है। तो एक बार पूरे वीडियो को जरूर देखें। आप सही वीडियो के संपर्क में आए हैं, आप तक सही वीडियो पहुंची है। तो जो भी नए बच्चे आए हैं उनसे हमारा यही कहना है कि जो भी लेक्चर देखें, लेक्चर को या क्लास को बीच से ना देखें। चाहे आप जो है इससे पहले के जो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं, चैप्टर नंबर 1 विलेन यानी कि सॉल्यूशन, और चैप्टर नंबर 2 यानी कि वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरे चैप्टर को एक बार देखें, लेक्चर बाय लेक्चर देखें, क्लास बाय क्लास देखें, और उसके बाद देखें केमिस्ट्री आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका निर्णय होगा, आपको समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर किस लेवल की चीज़ों को डील किया जा रहा है, किस लेवल की केमिस्ट्री समझाई जा रही है। ठीक है, चलें अच्छा देखते हैं बच्चों, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, आज की क्लास में क्या डिस्कस करना है। देखो, कक्षा 12 रसायन विज्ञान, ठीक है, चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों में क्या डिस्कस करना है, आज की क्लास है लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि क्लास नंबर 2 है। कल जो है हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, इसका जो लेक्चर नंबर 1 है वो ऑलरेडी जो है इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों में क्या डिस्कस करना है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को या रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उन कारकों को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हम जानेंगे कि अभिकारकों की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप के प्रभाव को जानेंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के प्रभाव को जानेंगे, अभिकारकों की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है कि वो ध्रुवीय हैं या अध्रुवीय हैं, माध्यम हमारा कैसा है, मतलब द्रवीय माध्यम है या गैसीय माध्यम है, माध्यम की श्यानता के प्रभाव के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे प्रकाश के प्रभाव को, इफेक्ट ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, कल की क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि रासायनिक बलगतिकी क्या है, और वेग के आधार पर रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, 3 टाइप की अपक्रियाओं को हमने जाना था, तीव्र अपक्रियाएं, अतिमंद अपक्रियाएं और मध्यम अपक्रियाएं। साथ ही साथ हमने अपक्रिया के वेग को डिस्कस किया था कि अपक्रिया का वेग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो कल हमने जाना था, और वेग के 3 टाइप हमने जाने थे, एक होता है तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग। ठीक है, फिर हमने औसत वेग के बारे में जाना था, और लास्ट में प्रारंभिक वेग को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये कल की क्लास का था, जो कल की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक, तो आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले शिक्षा से रिलेटेड एक मोटिवेशनल थॉट यहाँ पे देख लेते हैं स्मार्ट कैरियर क्लासेस की ओर से। देखो क्या कह रहे हैं कि आज की छोटी सी मेहनत कल की बहुत बड़ी सफलता की चाबी है। ठीक है, इसमें जो है कम शब्दों में, कम लाइनों में बहुत बड़ी बात कही गई है कि आज की छोटी सी मेहनत कल की बहुत बड़ी सफलता की चाबी है। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी क्या मेहनत करते हैं, विद्यार्थियों की मेहनत है मन लगाकर जो है, ठीक है, पढ़ाई करना। ठीक है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इस एज में हमें क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए सभी बच्चों को। तो वो जो मेहनत कर रहे हैं अपने एजुकेशन के फील्ड में, जो मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, मानसिक मेहनत कर रहे हैं, तो यही मेहनत जो है उनके लिए सफलता की चाबी है, सफलता की एक कुंजी है, सक्सेस की है। ठीक है, मेहनत, बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती है,
ठीक है। आज बच्चे जो हर दिन स्कूल का काम करते हैं, ध्यान से समझें, या याद करते हैं, वही आदतें भविष्य में उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या एक बड़ा मुकाम हासिल करने में मदद करती हैं। आई बात समझ? बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चीज़ों को लिखा गया है कि आज जो बच्चे स्कूल का काम कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो भविष्य में जो भी सीख रहे हैं, जो भी वो लर्न कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उनका विकास हो रहा है, मानसिक विकास, तो कहीं ना कहीं जो भी भविष्य में वो बनेंगे, अपना करियर बनाएंगे, चाहे डॉक्टर के रूप में या इंजीनियर के रूप में या कोई गवर्नमेंटल फील्ड में जाए, ठीक है, कोई गवर्नमेंटल मतलब फील्ड में जाके जॉब करें, प्राइवेट सेक्टर में जाके, तो कुल मिला के ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनके काम आएंगी। ठीक है, कैसा लगा आज का ये थॉट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अल्लाह लेक्चर को लाइक करें और हाँ, पूरी क्लास को एक बार ज़रूर देखें। ठीक, चलें, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। ठीक है, काफ़ी आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, बढ़िया क्लास है आज की, देखें। लेकिन उससे पहले हम क्या बता देते हैं, एक बार हम फिर बता देते हैं कि अपक्रिया के वेग को हम किसे कहते हैं। अपक्रिया के वेग की परिभाषा समझ लें। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, ध्यान से सुन लें सभी बच्चे। ठीक है, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमें पता होना चाहिए कि अपक्रिया का वेग क्या है। जैसे मान के चलें कि ये हमारे सामने कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों अभिकारक अणु हैं, ठीक है, और ये सी जो है यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो अपक्रिया के वेग से तात्पर्य सामान्य शब्दों में ये समझ लीजिए कि इस अपक्रिया के होने की गति, इस अपक्रिया के होने की रफ्तार। ठीक है, रफ्तार क्या होगी, इस रफ्तार के आधार पर ही हमने कल 3 टाइप की रिएक्शंस को डिस्कस किया था। पहले हमने डिस्कस किया था फास्ट रिएक्शंस, ठीक है, दूसरा हमने डिस्कस किया था कि वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है, और तीसरी टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी थी मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, क्या पढ़ी थी, मॉडरेट रिएक्शन। तो ये कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक, अब जैसे हमें निकालना है इस अपक्रिया का वेग, इस अपक्रिया की गति हमें निकालनी है। हमने उदाहरण एक कार को लेके दिया था कि जैसे एक कार जो है रोड पर चल रही है, तो इस कार का वेग, उस कार की स्पीड क्या होगी, तो उसकी स्पीड को कैसे हम निकालेंगे। उसी प्रकार जो है हम क्या करेंगे, इस अपक्रिया के वेग को हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखो, अपक्रिया के वेग को हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो हम अभिकारकों के संदर्भ में और दूसरा हम उत्पाद के संदर्भ में। ठीक, या तो अभिकारकों के संदर्भ में निकालें या हम उत्पादों के संदर्भ में निकालें। कैसे निकालें, हमने कल एक बात बताई थी कि जैसे जैसे अपक्रिया, जैसे जैसे ये केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, रिएक्शन आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कॉमन सेंस की बात है कि ये जो अभिकारकों की जो सांद्रता है, रिएक्टेंट की जो सांद्रता है, ये कंसंट्रेशन है, ये लगातार घटती चली जाएगी। साथ ही साथ समय के साथ विद टाइम जो उत्पादों की सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ये लगातार समय के साथ बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। तो ये जो घट रही है, अभिकारकों की सांद्रता घट रही है, उत्पादों की सांद्रता घट रही है, तो इसी के रिलेशन में पर सेकेंड या पर मिनट अभिकारकों की कितनी सांद्रता घट रही है, या पर सेकेंड या पर मिनट उत्पादों की कितनी सांद्रता बढ़ रही है, तो इसी को कहते हैं अपक्रिया का वेग। अब इसकी वैज्ञानिक परिभाषा सुन लीजिए। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एकांक समय में, यानी कि यूनिट टाइम में, या एक स्थिर समय में, स्थिर समय भी कह सकते हैं, जैसे 1 सेकेंड में, 1 मिनट में हम फिक्स कर लेंगे, तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में आने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अपक्रिया का वेग कहते हैं। अपक्रिया के वेग को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये कल की क्लास का एक तरीके से रिकैप हो गया, रिवीजन हो गया अपक्रिया के वेग को परिभाषा को लेकर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जो इस अपक्रिया के वेग को प्रभावित करेंगे। जैसे
इस अपक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा अभिकारकों की स्वयं की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है अभिकारकों की, ये निर्धारित करेगा। ये मतलब डिटरमाइन करेगा कि अपक्रिया फास्ट होगी या स्लो होगी या वेरी स्लो होगी या मॉडरेट होगी। ठीक। दूसरा तापमान निर्धारित करेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, ये मतलब निर्धारित करेंगे। ठीक। तो इस तरीके के कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। चलिए अच्छा, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास में हमें पढ़ना है, देखो आप समझ में आएगा सभी को। देखें, कह रहे हैं कि अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सामान्य शब्दों में कहें तो अपक्रिया के रफ्तार को, गति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला हम कारक पढ़ेंगे अभिकारकों की सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखें पहले सभी बच्चे हमें ध्यान से सुने। अभिकारकों की सांद्रता का मतलब ये है कि जो अभिक्रिया में जो अभिकारक मतलब भाग ले रहे हैं, जैसे ये वाली जो अभिक्रिया है, ठीक है, इस अभिक्रिया में ए और बी दोनों अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, तो इनकी सांद्रता यानी कि इनकी कंसंट्रेशन, सामान्य शब्दों में कहें कि इनकी मात्रा, इनकी क्वांटिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर। तो जब इसके हम जो है इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो इसको हम बताते हैं संघट्टवाद सिद्धांत के आधार पर। किसके बात बताते हैं? संघट्टवाद सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत को हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, संघट्टवाद सिद्धांत, कोलेजन थ्योरी इसको कहते हैं। कोलेजन थ्योरी क्या होती है? तो जैसे समझ लें, जैसे यहाँ पर एक हमने पात्र ले लिया और इस पात्र में हमने क्या किया, द्रवीय माध्यम में ए और बी को, दोनों अभिकारकों को मिला दिया। तो ए और बी दोनों अभिकारक जब आपस में मिल जाएंगे पात्र में तो इनके अणु आपस में टकराएंगे। ए जो है वो बी के अणु को आपस में टकराएगा, मतलब ए और बी के टकराएंगे, आपस में ए और ए के भी टकराएंगे, फिर आपस में बी और बी के भी टकराएंगे। ठीक है, तो ये जो टक्कर हो रही है, ठीक है, अभिकारक अणुओं के मध्य, ए और बी के मध्य जो टक्कर हो रही है, इस टक्कर के परिणाम स्वरूप इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? संघट्टवाद सिद्धांत कहते हैं, कोलेजन थ्योरी कहते हैं। अब जरा हमें ये बताएं, ये टक्कर कैसे बढ़ेगी? टक्कर ज्यादा कब होगी? जब सांद्रता ज्यादा होगी, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। और जब टक्कर ज्यादा होगी, टक्कर ज्यादा होने से जो अणु होंगे, अभिकारक के अणु होंगे, वो परस्पर पास पास आएंगे तो उनके मध्य क्या होगी? रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन जितनी जल्दी होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही फास्ट होगा। आई बात समझ में? तो ये पड़ता है अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा, हमने बेहतरीन तरीके से लिख रखा है। देखो, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अणुओं के बीच प्रभावी टक्करों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलेजन बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम जो है अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ा देंगे तो प्रति इकाई आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में अणुओं की जो संख्या होगी वो बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप अणुओं के बीच प्रभावी टक्करों की आवृत्ति बढ़ेगी। अणु ज्यादा टकराएंगे आपस में, ठीक है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ? अतः हम कह सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता C वेग के सीधे समानुपाती होती है। वेग के कैसे समानुपाती होती है? वेग के सीधे समानुपाती होती है अभिक्रिया के वेग के। यानी कि हम कहते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा अभिकारक अणुओं का, वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अगर हम कंसंट्रेशन कम रखेंगे या कंसंट्रेशन घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी उसी के हिसाब से घट जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अपवाद बच्चों ध्यान रखो कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये बात ध्यान रखें नोट करके। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं, शून्य कोटि की जो अभिक्रियाएं होती हैं, तो इन अभिक्रियाओं पर अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात को जब हम आगे पढ़ेंगे, अभिक्रिया की कोटि, कोटि में शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो इस बात को वहां पर दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, अभी केवल यहाँ पर आप ये लाइन ध्यान रखें। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलें, अच्छा पहला कारक ये हो गया। दूसरा कारक समझे तापमान का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है बच्चों, सभी बच्चों ध्यान से समझो। एक हम अपने जो है डेली यूज का, डे टू डे लाइफ का एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप क्या कीजिए, आप जो है 2 गिलास में दूध लीजिए, ठीक है। एक गिलास में ठंडा दूध होना चाहिए और एक गिलास में गर्म दूध होना चाहिए। फिर दोनों गिलास में आप एक एक चम्मच जो है चीनी को घोलिए। अब स्वयं बताइए जो है किस गिलास में चीनी शीघ्रता से घुल जाएगी। तो सीधा सा कॉमन सेंस वाला जो है आंसर होगा कि सर जिस गिलास का जो मिल्क होगा, जो दूध होगा, वो गर्म होगा, हॉट होगा, वार्म होगा, उस गिलास में चीनी आसानी से घुल जाएगी। और अगर दूध हमने ठंडा वाला जो लिया है, ठंडे गिलास में, उसमें चीनी जो है देर से घुलेगी दोनों में। लेकिन कौन सी जो है आसानी से, सुगमता से घुल जाएगी, यानी कि इसमें रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, तो जिसमें दूध जो है गर्म था। तो कहने का मतलब ये है कि सीधे समझ लें कि तापमान बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आई बात समझ? ताप बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब जिस माध्यम में अपक्रिया कराई जा रही है, उस माध्यम को जब गर्म किया जाता है, तो जो अभिकारक के अणु होते हैं वो बाहर से मिलने वाली ऊष्मीय ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने से उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से वो आपस में ज़्यादा टकराते हैं, वही संघट्टवाद वाला सिद्धांत लागू हो जाता है। और ज़्यादा टकराते हैं तो अपक्रिया तीव्र होती है, रिएक्शंस होने लगती हैं तेजी से, जिससे अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, चलें, अच्छा देखें। तापमान बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा में अवशोषण के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा के अवशोषण के कारण क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप टक्करों की संख्या बढ़ने से अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम जो है किसी माध्यम में जिसमें अपक्रिया हो रही है, उसको गर्म करेंगे, गर्म करने से अभिकारक अणु ऊष्मीय ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, टक्करों की आवृत्ति बढ़ेगी, जिससे अपक्रिया का वेग बढ़ेगा। यहाँ पर भी वही है, ताप वृद्धि भी अपक्रिया के वेग के सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पर सभी जगह जो है स्मॉल r की जगह स्मॉल b लिख गया है, फिजिक्स वाला b लिख गया है, टाइपिस्ट से थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, जहाँ पर भी b लगा हो, लिखा हो, वहाँ पर r करते हैं, अदरवाइज हम खुद ही करेक्ट करते हुए चल रहे हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, बाई चांस जो है स्क्रीनशॉट लेते समय ये हट जाएगा तो आप यही ना लिखें। ठीक है, फिजिक्स में है ये गलत। तो यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा माध्यम का, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा उसी तरह से। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या है, ताप टेम्परेचर कोफिशिएंट को थोड़ा समझ लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक प्रयोगात्मक रूप से प्रैक्टिकली ये देखा है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया का जो माध्यम है, उसमें अगर हम जो है 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर, तो अपक्रिया का जो वेग होगा वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकल करके लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अगर टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो अपक्रिया का वेग जो है 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। पहले हम 10 डिग्री सेल्सियस करें, फिर उसके बाद 10 और बढ़ा के 20 डिग्री सेल्सियस कर दें, फिर हम 30 कर दें, तो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर अपक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तथ्य को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो लिखा है, वैज्ञानिक रूप से एवं प्रयोगात्मक रूप से देखा गया है कि तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर लगभग सभी अपक्रियाओं का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये बात नोट करके ध्यान रखें टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलें, अच्छा अगला देखें, उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति यहाँ पर, तो तीसरा जो इफेक्ट बच्चों में पढ़ना है वो पढ़ना है उत्प्रेरक की उपस्थिति, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। तो सबसे पहले बच्चे सभी हमें ध्यान से केयरफुली सुने। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं उसके बाद स्क्रीन पर देखें।
कि देखो उत्प्रेरक किसे कहते हैं। प्रेरक की सामान्य परिभाषा समझें कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में बिना भाग लिए किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित कर दें, किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को बदल दें, परिवर्तित कर दें, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं। आई बात समझ में? कहने मतलब ये है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, वे केमिकल सबस्टांसेस होते हैं जो बिना रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए, ये स्वयं रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेंगे, सामान्य शब्दों में समझ लें, ये स्वयं रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेंगे, बल्कि रासायनिक अपक्रिया जो हो रही है उस अपक्रिया के वेग को, दर को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे। आई बात समझ में? तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। सामान्य उदाहरण से आप समझ लीजिए, जैसे कहीं जो है सड़क वगैरह बन रही, कहीं पर रोड बन रहा है और एक ठेकेदार है, सड़क बनाने वाले मजदूर हैं, ठीक है, तो मजदूर बाकायदा जो है काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो ठेकेदार है जिसके ऊपर ठेका है देख रेख का, तो वो क्या करेगा, वो मजदूरों को लगातार दिशा निर्देश देता रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे काम करना है। तो वो क्या करेगा, वो या तो अपक्रिया की दर को बढ़ा भी देगा, मजदूरों पे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है, उनसे कहे जल्दी जल्दी काम करो, ठीक है, इतने समय में हमें काम करके पूरा करके जो है देना है तुम लोगों को, तो वो क्या करेगा, अपक्रिया की दर को बढ़ा देगा। और अगर वो कहते हैं कि रुक जाओ, अभी मत करो काम, थोड़ा आराम कर लो, बैठ लो, खाना पीना खा लो, ठीक है, तो क्या करेगा, अपक्रिया की दर को घटा देगा। तो वहां पर जो जिस तरीके से ठेकेदार है वो क्या कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, अपक्रिया की दर को बढ़ा भी रहा है और अपक्रिया की दर को घटा भी रहा है, दोनों काम कर सकता है। तो ऐसे कारकों को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठेकेदार स्वयं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, केवल दिशा निर्देश दे रहा है, ठीक है, खड़े खड़े बैठे बैठे दिशा निर्देश दे रहा है। उसी प्रकार से समझने, देखो वह पदार्थ जो स्वयं किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए बिना किसी अपक्रिया की दर वेग को परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है, कैटेलिस्ट कहलाता है। उत्प्रेरकों को हम अपने जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जो बच्चे बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं, बायो ग्रुप के हैं, तो वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, उन्होंने फर्स्ट ईयर में उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ा होगा। हमारे लिविंग सिस्टम में भी जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन, वो उत्प्रेरकों की उपस्थिति में ही होती है। मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। जो हमारा डाइजेशन होता है, जो हम भोजन खाते हैं, वो भी मतलब उत्प्रेरकों की उपस्थिति में ही होता है। एंजाइम्स लगते हैं तरह तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने वाले, वसा को, प्रोटीन को पचाने वाले, ठीक है। चलो अच्छा, आप देखते हैं ये उत्प्रेरक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो जो क्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और एक वो जो क्रिया के वेग को घटाते हैं, उन्हें कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। जैसे हमने एक रिएक्शन बताई थी, जैसे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर क्रिया करते हैं तो यहाँ पर बनता है H2O। ईंधन सेल में इसमें प्लेटिनम या लेड ऑक्साइड नामक उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में क्रिया बहुत फास्ट होती है। इन अब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट, इन अब्सेंस ऑफ प्लेटिनम या लेड ऑक्साइड, ये क्रिया जो है अत्यधिक स्लो क्रिया होती है, वेरी स्लो रिएक्शन होती है। लेकिन जब ये क्रिया इन प्रेरकों की उपस्थिति में कराई जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है काफ़ी फास्ट हो जाता है और ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। नोट करके यहाँ पर देखें कि धनात्मक उत्प्रेरक जो है ऐसा क्या कर देते हैं कि ये अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो, धनात्मक उत्प्रेरक अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी में कमी लाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, नोट करके। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं कि जो अभिकारक अणु होते हैं, जैसे अभिकारक अणु यहाँ पे मान लें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इन अणुओं की जो सक्रियण ऊर्जा है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उसमें कमी लाकर इन दोनों की क्रिया करने की जो दर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको बढ़ा देते हैं, जिससे ओवरऑल संपूर्ण क्रिया की जो दर है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, वो बढ़ जाती है। अब बच्चों के मन में सवाल होगा, सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो एक्टिवेशन एनर्जी को हालांकि इसी चैप्टर में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लें। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को सामान्य शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि अभिकारक अणुओं को आपस में कार्य करने के लिए या किसी दूसरे अणु से क्रिया करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी को। जब उस अणु को उतनी एनर्जी मिल जाएगी जिससे वो अणु एक्टिव हो जाए, जिससे वह अणु क्रिया करने के लिए सक्रिय हो जाए, तो वह ऊर्जा ही उसकी क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि किसी अभिकारक अणु को रासायनिक क्रिया में भाग लेने के लिए, सक्रिय होने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? सक्रियण ऊर्जा कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। और प्रत्येक अणु के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी का मान जो है वो फिक्स होता है, सभी के लिए अलग अलग होता है। जब तक अणु को इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक वो अणु क्रिया में भाग नहीं लेगा। ठीक। अब नॉर्मली उत्प्रेरक क्या करते हैं कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं, मतलब जितनी इसे एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन के लिए चाहिए उससे कम जो है एनर्जी पे ही इसको क्या करा देते हैं? इनको एक्टिवेट करा देते हैं, इनका एक्टिवेशन करा देते हैं। और जब इनका एक्टिवेशन हो जाता है तो फिर ये क्रिया में भाग लेते हैं, क्रिया आगे प्रोसीड होती है और क्रिया का वेग हमारा बढ़ जाता है। आई बात समझ में? चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। अगला देखें दाब का प्रभाव। चौथा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो दाब का प्रभाव बच्चों तभी काम करता है जब अभिकारक अणु अपनी गैसीय अवस्था में हो। किस अवस्था में हो? गैसीय अवस्था में हो। यानी कि जब अक्रिया जो है इस अवस्था में हो रही है, जैसे ये वाली जो अक्रिया हमने बताई थी अभी, जो हाइड्रोजन है तो इसमें भी हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, O2 ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, और यहाँ पर जो वाटर बन रहा है वो एक्वस कंडीशन में है। ठीक है, एक्वस कंडीशन में। तो यहाँ पर ये दोनों अभिकारक किस अवस्था में? अपनी गैसीय अवस्था में। तब जो है दाब का प्रभाव देखने को मिलेगा। दाब का प्रभाव केवल और केवल उन्हीं अक्रियाओं पे एप्लीकेबल है जो अक्रियाएं गैसीय माध्यम में हो रही हैं, द्रवीय माध्यम में दाब की हम बात नहीं करते हैं। ठीक। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि जब अक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु अपनी गैसीय अवस्था में होते हैं तो ऐसी स्थिति में दाब बढ़ाने पर अभिकारक अणु पास पास आ जाते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है, जनरल सेंस की बात है कि जब हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर अभिकारक अणु परस्पर पास पास आ जाएंगे। पास पास आ जाएंगे तो वही होगा, टक्करें ज़्यादा होंगी, टक्करें ज़्यादा होंगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अपक्रिया भी ज़्यादा होगी, अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो जिस कारण अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अतः दाब जो होता है, जो P होता है, वो भी हमारे अपक्रिया के वेग R के सीधे समानुपाती होता है। आई बात समझ में? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में? जैसे हमने जो है बिलियन वाले चैप्टर में अपना हेनरी का नियम पढ़ा था। हेनरी के नियम में हमने दाब को, मतलब किसी गैस की द्रव विलायक में विलयता के बारे में डिस्कस किया था कि किसी गैस का दाब प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वो गैस जो है उस द्रव विलायक में उतनी ही ज़्यादा घुलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर भी यही बात की थी। वहाँ पर भाई घुलने मतलब उसका रिएक्शन हो जाना, उसमें मिल जाना, घुल मिल जाना, संकुलित हो जाना। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक भौतिक मतलब एक तरीके की प्रक्रिया चल रही है, किसी प्रकार का कोई नया केमिकल कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी है, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, जहाँ पर भी V है उसकी जगह आप R कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा दाब का प्रभाव। अगला देखते हैं अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, देखो सरफेस एरिया का मतलब बच्चों जैसे ये है, आप मान के चलें कि सरफेस एरिया जैसे मान के चलें कि हमारे पास बच्चों ये दो मार्कर हैं। ठीक है, इन दो मार्कर को हम अभिकारक माने ले रहे हैं। एक को अभिकारक अणु A माने ले रहे हैं, एक को अभिकारक अणु B माने ले रहे हैं। अब ये दोनों अभिकारक अणु जो हैं अपने केवल यहाँ से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इनकी केवल ये वाली जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है पूरे इनकी बॉडी का, ठीक है, वो केवल यहाँ पर ये कांटेक्ट में आ रहे हैं और यहीं से क्या हो रही है, रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट ले रहे हैं, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। तो एक तो ये सरफेस एरिया हो गई। ठीक, और दूसरा अगर हम क्या करें, इनकी सरफेस एरिया को हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें। कैसे? जैसे अभी तक यहाँ रिएक्शन हो रही थी, अब हम क्या करें, यहाँ पर ऐसे रिएक्शन कराने लगे।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो देखो सरफेस एरिया बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, सरफेस एरिया बढ़ गई तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो सीधी सीधी बात है, देखो इसी बात को हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखो अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर अणुओं की सतह पर मुक्त संयोजकताएं फ्री वैलेंसीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। ये थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा गया है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी इसको समझाते हैं। जिससे वे आपस में अधिक क्रिया कर पाते हैं, अतः क्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। कहने मतलब ये है कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होगा कि जो अंदर छिपे हुए जो परमाणु हैं, उन परमाणु की जो मुक्त संयोजकताएं हैं, फ्री वैलेंसीज हैं, वो बाहर की तरफ उभर के आ जाएंगी। जब वो बाहर की तरफ उभर के आ जाएंगी तो यही मुक्त संयोजकताएं ही तो अक्रिया में भाग लेती हैं। तो मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाएगी। मुक्त संयोजकताओं की जब संख्या बढ़ेगी तो ये आपस में ज़्यादा क्रिया करेंगे, ज़्यादा क्रिया करें, ज़्यादा रिएक्शन होगी, तो ओवरऑल क्या होगा, अब क्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मान के चलें कि जब हम किसी ठोस के एक बड़े टुकड़े को पीसकर बारीक चूड़ या पाउडर बना लेते हैं तो बहुत सारी नई मुक्त संयोजकताएं पैदा हो जाती हैं, ठीक है। आप नमक के छोटे छोटे कण लीजिए, मतलब कंकड़ी लीजिए छोटी छोटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे नमक के हमने छोटे छोटे इतने इतने बड़े बड़े क्या ले लिए, कण ले लिए। अब हमने बड़े बड़े इन कणों को आपस में मिलाया तो ये उतनी आसानी से आपस में मिल नहीं पाएंगे भाई। अगर हम इनके छोटे छोटे बारीकी क्या कर लें, इनको पीस के इनका जो है चूड़ बना लें, तब इनको अगर आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, ये आसानी से मिल जाएंगे, ये आसानी से आपस में मिल जाएंगे। अब क्रिया का दर बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देने पर, सरफेस एरिया बढ़ा देने पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ती है, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अणुओं के परमाणु आपस में संपर्क में आते हैं और क्रिया की गति तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक। चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा अब क्रिया उतनी ही फास्ट होगी, ठीक। अगला देखें अभिकारक पदार्थों की प्रकृति का प्रभाव। अब हम देख लेते हैं कि जो अभिकारक अणु अपक्रिया में भाग ले रहे हैं उसमें किस प्रकार के रासायनिक बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक। अब जैसे रासायनिक बंध के आधार पर हम बात करेंगे, जैसे क्या है कि कोई भी जैसे अभिकारक अणु, मान के चलो ये हमारा अभिकारक अणु है और इस अभिकारक अणु में जो परमाणु मौजूद हैं उन परमाणुओं के मध्य जो बंध बने हैं वो थोड़े मजबूत प्रवृत्ति के हैं, यानी कि थोड़े प्रबल टाइप के हैं। तो जब प्रबल बंध होंगे तो वो आसानी से नहीं टूटेंगे, उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो घट जाएगा। और अगर अभिकारक अणुओं के मध्य बने जो बॉन्ड हैं वो दुर्बल टाइप के हैं, कमजोर हैं, तो वो आसानी से टूट जाएंगे, नए बंधों का निर्माण शीघ्रता से होगा और हमारी अक्रिया तीव्र गति से होगी। तो रासायनिक बंध के आधार पर कि अभिकारक अणु जो अक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके मध्य जो बंध बने हैं वो कैसे हैं, दुर्बल है या प्रबल है। दुर्बल है तो बंध आसानी से टूटेंगे, नए बंध आसानी से बनेंगे और वेग का जो मतलब जो क्रिया का वेग होगा वो तेज होगा। और अगर जो है प्रबल बंध है तो वो सुगमता से नहीं टूटेंगे, ठीक है, क्रिया का वेग घट जाएगा। देखो अब क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं में बने बंध जितने कमजोर होंगे अब क्रिया उतनी ही तीव्र गति से होगी, ठीक। इसके विपरीत बंध जितने मजबूत होंगे अब क्रिया उतनी ही धीमी गति से होगी। ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से बातों को समझ पा रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण लेंगे जैसे आयनिक यौगिकों का और सहसंयोजी यौगिकों का। देखो आयनिक यौगिकों में क्या होता है, आयनिक यौगिक जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं NaCl, एक आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक यौगिकों में उपस्थित आयनिक बंध आसानी से टूट जाते हैं, यानी कि Na और Cl के मध्य जो आयनिक बॉन्ड बना है वो दुर्बल है। आयनिक बंध जो है वो दुर्बल होते हैं, जिससे अक्रिया का वेग तीव्र होगा। पुराने बंध जितने जो है आसानी से जितनी जल्दी से टूट जाएंगे, ठीक है, नए बंधों का निर्माण उतनी ही जल्दी हो जाएगी। भाई रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। अणुओं में परमाणुओं के मध्य पहले से बने जो बंध हैं वो टूट जाते हैं,
और फिर जो है परमाणुओं का रीअरेंजमेंट होकर परमाणुओं के मध्य पुनः जो है नए बंध बन जाते हैं। ठीक, तो ये जो समय लग रहा है बंध को टूटने में और बंध को बनने में, बस यही समय निर्धारित करेगा कि अब क्रिया तेज होगी या क्रिया स्लो होगी। सहसंयोजी यौगिकों में उपस्थित सहसंयोजी बंध प्रबल होते हैं। जैसे यहाँ पर आप बात कर लें मीथेन की, ठीक है, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध होते हैं वो सहसंयोजी बंध होते हैं, ये प्रबल बंध होते हैं। तो प्रबल बंध होने के कारण ये आसानी से नहीं टूटते हैं, अर्थात इन्हें टूटने में अधिक ऊर्जा व समय लगाना पड़ता है, जिससे वेग मंद या मध्यम हो जाता है। इस क्रिया का उदाहरण देखो हमने यहाँ पे लगा रखा है कि जब आप सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में नमक NaCl डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड का सफेद अवक्षेप हमको मिलेगा। ये एक आयनिक यौगिक की अपक्रिया है और इस अपक्रिया को हम एक बार और पढ़ चुके हैं जब हमने कल की क्लास में जाना था तीव्र अपक्रियाएं, फास्ट रिएक्शंस। आयनिक यौगिकों की जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तीव्र क्रियाएं होती हैं। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण हमने यहाँ पे लगाया है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्रिया से CO2 गैस का बनना। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 के मध्य जो बॉन्ड बने हैं वो सहसंयोजी बंध हैं जो कि प्रबल बंध हैं। टूटने में इनको जो है कठिनता होगी, जिससे अपक्रिया का वेग ये बढ़ा देंगे। ठीक, वो घटा देंगे, सॉरी। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगला क्या है, अगला हमें क्या पढ़ना है, माध्यम की प्रकृति। तो अगला बच्चों में क्या पढ़ना है, माध्यम की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि जिस माध्यम में अपक्रिया कराई जा रही है, जिस माध्यम में अपक्रिया कराई जा रही है वो माध्यम कैसा है। देखो, अपक्रिया किस माध्यम या विलायक, जैसे विलायक दो प्रकार के होते हैं, या ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय में हो रही है, इसका प्रभाव भी वेग पर पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने ये अपक्रिया कराई A+B और C प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये अपक्रिया, ये अभिकारक अणु किस माध्यम में घोले गए हैं, किस में उपस्थित है। माध्यम अगर विलायक लिया गया है, द्रवीय माध्यम अपक्रिया हो रही है, तो जो विलायक यूज किया गया है वो ध्रुवीय है, पोलर है, या अध्रुवीय नॉन पोलर है, ये भी निर्धारित करेगा इस अपक्रिया के वेग को। देखो, अब जैसे मान के चले, कॉमन सेंस की बात है, जैसा कि हमने बताया कि समान समान को घोलता है, यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, तो अगर ये A और B ध्रुवीय प्रकृति के हैं, समझ रहे हैं ना बात, बहुत सरल। अगर A और B दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हैं तो जिस विलायक में इन्हें घोला गया है वो विलायक भी ध्रुवीय प्रकृति का होना चाहिए। आसानी से दोनों घुल जाएंगे और आसानी से दोनों क्रिया करके प्रोडक्ट C दे देंगे। अगर ये दोनों अध्रुवीय प्रकृति के हैं, नॉन पोलर नेचर के हैं, तो इन्हें नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये वहाँ आसानी से घुल जाएंगे और आपस में क्रिया करके आसानी से प्रोडक्ट C दे देगी। ठीक, तो कहने का मतलब जिस प्रकृति के जैसे हमारे अभिकारक अणु हैं वैसे ही हमारा माध्यम भी होना चाहिए। ठीक, जैसे देखो ध्रुवीय अभिकारक अणु जैसे सभी आयनिक यौगिक, सभी आयनिक यौगिक ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय का मतलब समझ रहे हैं, ध्रुवीय का मतलब जैसे ये हमारा क्या है, NaCl है, तो NaCl में मतलब इसके ऊपर जो है डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो इस वजह से ये जो बंध है बॉन्ड के, ये पार्शियल रूप से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट है। इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे अणु कहलाते हैं ध्रुवीय अणु। तो सभी आयनिक यौगिक जल जैसे ध्रुवीय विलायक में जल्दी क्रिया कर लेते हैं, जिससे अब क्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, जल भी ध्रुवीय अणु है। ठीक है, मालूम है, यही तो है जल, HOH। तो इसमें ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इसमें डेल्टा नेगेटिव डबल डैश। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से इसके ऊपर चार्ज खींचा गया है। ठीक, अध्रुवीय अभिकारक देखें अणु, अध्रुवीय अभिकारक अणु जैसे सभी सहसंयोजी यौगिक, जैसे हम बात कर ले मीथेन। ठीक है, मीथेन की क्लोरीन के साथ क्रिया, ठीक, दोनों ही ध्रुवीय हैं, वो सॉरी अध्रुवीय हैं, तो इन्हें आप अध्रुवीय विलायक में घोल दीजिए, जैसे बेंजीन में घोल दीजिए, या आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घोल दीजिए। तो ऐसे विलायकों में जब इनको घोल कर क्रिया कराई जाएगी तो ये आसानी से क्रिया कर लेंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी हमको फास्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर ये हैं अध्रुवीय और इनको ध्रुवीय में घोल दिया तो अब क्रिया का जो रेट होगा वो काफ़ी डाउन हो जाएगा, स्लो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए माध्यम की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि माध्यम की श्यानता क्या है। तो देखो ये भी बहुत सरल है कि माध्यम जितना गाढ़ा यानी कि अधिक श्यान होगा, अणुओं की गति उतनी ही कैसी होगी, धीमी होगी, जिससे टक्करों की संख्या कम होगी और अपक्रिया का वेग भी घट जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है कि माध्यम जितना गाढ़ा होगा यानी उसकी श्यानता जितनी ज़्यादा होगी, अणु जो होंगे वो उतने ही जो है पास पास होंगे, उनकी गति धीमी होगी, उनके मध्य टक्कर कम होगी, जिससे अपक्रिया का वेग घट जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखिए प्रकाश का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ लाइट। अपक्रिया के वेग में लास्ट इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का प्रभाव। तो बच्चों जानते हो कि बहुत सी ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शन है जो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो प्रकार की अपक्रियाएं हो सकती हैं, या तो मतलब योगात्मक अपक्रिया होगी जिसमें दो अभिकारक अणु आपस में आएंगे, क्रिया करेंगे और एक नया उत्पाद का अणु बना देंगे, या तो होंगी जो है क्या नाम विघटनात्मक अपक्रियाएं, इसको फोटोलिसिस कहते हैं। अब बटन अपक्रियाओं में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा, कोई जैसे अणु होगा तो वो अणु दो या दो से अधिक स्मॉल छोटे उत्पाद के अणुओं में टूट जाएगा। ठीक, तो बहुत सी रासायनिक अपक्रियाएं हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, तो उन अपक्रियाओं पर इसका प्रभाव लागू होगा। देखें, कुछ अपक्रियाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं जिन्हें प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अभिकारक के अणु प्रकाश के फोटोन यानी कि hν, ठीक है, या Hb से ऊर्जा अवशोषित करके सक्रिय हो जाते हैं और मुक्त मूलक बना लेते हैं, जिससे अपक्रिया का वेग अत्यधिक बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, अपक्रिया का वेग अत्यधिक बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो दे रखा है हाइड्रोजन व क्लोरीन की क्रिया। हाइड्रोजन जब क्लोरीन जब दोनों ही जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ये HCl बनाते हैं। ठीक, इसी प्रकार की एक अपक्रिया और है बच्चों, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन अपक्रिया है जिसे आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन पर क्लोरीन की क्रिया। ठीक है, मीथेन CH4 की क्लोरीन के साथ क्रिया। तो ये रिएक्शन पढ़ रखी होगी, हाई स्कूल में ही पढ़ी होगी। ठीक है, प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के उदाहरण में इसको हम पढ़ते हैं। देखें भाई, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं मीथेन और मीथेन की क्रिया कराते हैं क्लोरीन की Cl2 के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Hν। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का होता है विस्थापन और यहाँ पर बनता है CH3Cl और यहाँ पर निकल जाता है HCl, यानी कि मेथिल क्लोराइड बनता है और HCl निकल गया। तो यहाँ पर देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की क्लोरीन के साथ जो क्रिया हो रही है वो भी एक प्रकाशिक क्रिया का उदाहरण है। तो सूर्य का प्रकाश अगर होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर ये क्रिया होगी तो तीव्र क्रिया होगी, वेग ज़्यादा होगा। अगर ये सूर्य का प्रकाश नहीं होगा या जो सूर्य के प्रकाश की जो मंदता है, जो उसकी जो इंटेंसिटी है, शब्दों में कहें तीव्रता, वो स्लो होगी, तो ये क्रिया भी कैसी होगी, स्लो होगी। आई बात समझ। अन्यथा और अदरवाइज ये क्रिया तो जानते ही हैं, यह क्रिया अंत में जाके रुकती है जिसमें लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिलता है, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके सभी हाइड्रोजन परमाणु हैं ये क्लोरीन के द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, एक दूसरी अपक्रिया का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। आई बात समझ। चलें, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, स्क्रीनशॉट लें सभी बच्चे जल्दी। चलें, अच्छा, तो ये हो गया प्रकाश का प्रभाव। ठीक है, चलें, अच्छा, तो आज की क्लास में बच्चों हमें इतना ही डिस्कस करना था कि अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक।
कौन कौन से वो कारक हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। टोटल हमने लगभग 8 से 9 कारकों का अध्ययन कर लिया है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, उसमें पूछे जाते हैं कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। अदरवाइज लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि उत्प्रेरक क्या होते हैं और उत्प्रेरक की उपस्थिति का किसी अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, या तापमान के प्रभाव को पूछ लिया जाए, ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, चलें, अच्छा, फिर आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में इतना ही पढ़ना था। ठीक है, कल की क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम आगे कवर अप करेंगे। ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। सभी बच्चे जो करंट टाइम में जुड़े हुए हैं, भविष्य में जब भी जुड़ें, इन फ्यूचर, ठीक है, जब भी लेक्चर देखें तो उनसे हमारा यही कहना है कि प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर जो है क्या होगा, आपकी ये जो पढ़ाई है ये सब हो जाएगी मिट्टी। क्या हो जाएगी? मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, नोट्स का बनना जो है बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट होना चाहिए रिवीजन। समय के साथ साथ रिवीजन भी करते रहें। जैसे हमने 2 चैप्टर पूरे करा दिए हैं, तो जब भी जो है मौका लगे, छुट्टी लगे या जब भी समय लगे, अपना थोड़ा बैठ के थोड़ा टुकड़ों में उसको रिवीजन कर लिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा चैप्टर एक ही बार में रिवाइज कर लिया। जैसे उसकी 2-4 हेडिंगें जो है ठीक ठाक लगी, समय था, उसको एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, हाँ कि ये ऐसा ऐसा होता है, ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं देना है। और तीसरी एक है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स मतलब रेगुलरिटी, मतलब हर बच्चे के पास रेगुलरिटी होनी चाहिए, लगातार जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं वीडियो आज देख लिया, कल नहीं देखा, या आज पढ़ाई कर ली, फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं की, आराम कर लिया, अपने किसी काम में लग गए या कहीं घूमने चले गए या आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी बना के रखें। तो ये 3 काम करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें और कंसिस्टेंसी बना के रखें। नोट्स के लिए हमने बता दिया है कि जब हम बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लें, तब आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्लास पूरी देखने के पश्चात आप उन स्क्रीनशॉट को देखकर अपने प्रॉपर नोट्स बना लें। ठीक है, या जिस समय वीडियो देख रहे हैं अगर उसी समय लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके तत्कालीन वहीं पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री में अगर आपको टॉप करना है, केमिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी, केमिस्ट्री में आपको एंजॉय भी लगेगा, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में आपके नंबर हमारे साथ जुड़ते हैं तो लगभग 90 के अराउंड, ठीक है, 80 से 90 के अराउंड आपके नंबर तो आसानी से आ ही जाएंगे। आसानी से तो नहीं कहना चाहिए, आसानी से तो नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों को हमारे साथ लगकर क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी आसान नहीं आज के समय। बिना मेहनत के, बिना अपना समय खर्च किए, बिना मेहनत किए जो है आप किसी भी क्षेत्र में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, अच्छे नंबर इसमें नहीं ला पाएंगे। तो 80 से 90 नंबर आपके आसानी से, मतलब कठिनाई से, मतलब मेहनत करके हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रॉपर नोट्स देखते हैं, प्रॉपर लेक्चर देखते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, तो ये फिर जो है 80 नंबर आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलें, अच्छा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।